नमस्कार दोस्तों, ऑनलॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका वीडियो का टाइटल है आई मेड ए मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द महाभारत। तो महाभारत के टाइम का जो मैप है उसको आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे जिनका ये वीडियो है। तो ड्यूरिंग द महाभारत हम लोगों को पता है बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे उसमें राज हैं, बहुत सारे कि बहुत। अब ये भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट पूरा बताएंगे, लेकिन ये है कि देखते हैं इन्होंने रिसर्च वगैरह करके किस तरह इसको मैप को ये दिखाते हैं कि महाभारत के टाइम पे हमारे देश का कैसा था मैप, कैसा इसका वो कौन किसकी साइड था। तो बहुत सारी चीजें इसमें बताएंगे। बाकी अगर जो हम पौराणिक उस पे स्तर पे देखते हैं तो जो हमारे देश को जम्बूद्वीप या भारतवर्ष कहा जाता था, तो उस टाइम बहुत सारी जो स्टेट हैं, ये कंट्री हैं, वो हमारे देश में शामिल थे और उनके बहुत सारे राजा थे। तो देखते हैं ये क्या बताते हैं। हालांकि जो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा देखा था तो उसमें ये बता रहे थे कि महाभारत जो है कुछ लोग सहमत हैं कि ये ओरिजिनल है, यानी कि ये रियल है, कुछ लोग मानते हैं कि ये फेक है। तो अब ये अलग एक डिबेट है, लेकिन ये अपने वीडियो में क्या बताते हैं, इस पे लोगों का क्या रिएक्शन होता है वो हम वीडियो के एंड में देखते हैं। वीडियो के एंड में हम दोबारा देखेंगे कि क्या ये करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने पांडवों का साथ क्यों दिया, जबकि तेलुगु, बंगाली और ओडिया लोग कौरव पगलू क्यों बने? कश्मीर तो पूरी स्विट्जरलैंड ही बन गई, न्यूट्रल। और बिहार आईपीएल बुकिंग एजेंट की तरफ दोनों साइड हेजिंग किया था। जी हाँ, बिफोर यू आस्क, मैंने महाभारत में जितने भी राज्य मेंशन हुए सबको मैप पे प्लॉट कर दिया। 6 months of my life that I'm never getting back, but no regrets, because जो मैंने निकाला है ना वो तुम्हारा दिमाग हिला करके रख देगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शुरू करने से पहले आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू। सच बताऊं तो बचपन में ना मुझे महाभारत कभी पसंद ही नहीं आया था। इट वॉज काइंड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी। इतने सारे कैरेक्टर्स, मोरल डिसीजंस, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स। आई वॉज द रामायण गाय, क्लियर कट हीरो, क्लियर कट विलेन। आधे लोग शायद पांचों पांडव के नाम भी नहीं जानते होंगे। So, for those of you who have no idea what you're talking about, here's the story in a nutshell. 2 कजन ग्रुप्स होते हैं, कौरव जो 100 भाई होते हैं, जी हाँ 100 भाई, और पांडव which are 5 brothers, और दोनों फाइट करते हैं to decide कि कौन हस्तिनापुर पे राज करेगा। What starts as a family feud suddenly escalates into this 18-day world war, जहाँ पे हर किंगडम from अफगानिस्तान to श्रीलंका इन्वॉल्व थी। Now, before we go any further, ये वीडियो एक रिलीजियस डिस्कशन नहीं होने वाली है, एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के इमोशंस ऑफेंड हो सकते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जब कभी महाभारत के बारे में डिस्कशन होता है, देन यूजुअली 2 किस्म के लोग सेपरेट हो जाते हैं। एक जो बिलीव करती है कि महाभारत इज प्योर फिक्शन, इसका सच के साथ कोई लिंक नहीं है, और एक दूसरा व्हिच बिलीव्स दैट महाभारत इज लिटरल इतिहास। फिक्शन टीम कहती है कि लुक एट ऑल दिस मैजिकल स्टफ दैट्स हैपनिंग, राइट? कृष्णा का इन्फिनिट सारी ग्लिच, भीष्म का इच्छा मृत्यु वरदान, गांधारी के डिस्ट्रक्टिव आई बीम्स, एंड पांडवों का दिस वेरी मैजिकल ओरिजिन स्टोरी वेयर कुंती लिटरली हैड द एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन विद एनी गॉड्स। बट जवाब में ये भी आता है कि होल्ड ऑन, महाभारत में लिखे जितने सारे प्लेसेस हैं, दे ऑल एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, हस्तिनापुर इज रियल, दैट्स इन वेस्टर्न यूपी, इंद्रप्रस्थ दैट्स दिल्ली। इवन आर्कियोलॉजिस्ट्स को हस्तिनापुर वाले साइट से बहुत सारे एंशिएंट वॉरफेयर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स भी मिले। सो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज माइथोलॉजी? Here's the thing, महाभारत एक एपिक है, and it's not the only epic in the world. There are many like Homer's Odyssey या Epic of Gilgamesh. Epics प्योर हिस्ट्री या प्योर फिक्शन नहीं होते, ये एक हिस्टोरिकल वड़ा पाव के जैसा होता है, जिसमें हिस्ट्री का वड़ा माइथोलॉजी के पाव में दबा रहता है। बट महाभारत की खासियत ये है कि इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड। महाभारत के कंपैरिजन में स्टोरीज लाइक ओडिसी या इलियड जस्ट सीम लाइक शॉर्ट स्टोरीज। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन विवेक देबरॉय, महाभारत वाज कंपोज्ड इन 3 वर्जन्स। पहले वर्जन को जय कहते थे, which is estimated to be written around 1000 BC. इस वर्जन में just 8800 verses थे, which concerned about the war specifically. So this had no philosophy, no religious stories, just simple war journaling. Second version में the Mahabharata was expanded, and this is when the total number of verses was expanded to 24,000. ये लिखा गया होगा between 800 BC to 400 BC. Many interesting things were happening around this time. Upanishads were written, Buddhism was rising, so the tone shifted from a war journal to a epic emotional drama. And third phase में
महाभारत का फाइनल एडिट स्टार्ट हुआ फ्रॉम 400 BC एंड वेंट ऑल अलोंग इनटू 500 AD। ये महाभारत का फाइनल एडिट था ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, जहाँ पे भक्ति वाज द बिगेस्ट फोकस। इसी दौरान भगवत गीता भी ऐड हुआ था महाभारत में एंड सम ऑफ द हेवीएस्ट फिलॉसफी डिस्कशंस वर एडेड टू द महाभारत। देखो, कुछ लोग इन डेट से ऑफेंड हो जाते हैं, बट मेरा गोल यहाँ किसी एक पर्सपेक्टिव को प्रमोट करना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव शेयर करना है कि आज की मॉडर्न रिसर्च क्या हिंट करती है। महाभारत फॉर एग्जांपल आल्सो मेंशंस द किंगडम्स लाइक चोलास, पांड्यास एंड इवन द हुन्स एंड द शाकास, व्हिच टेल्स यू दैट दीज एडिशंस had to be pretty late in the game. 1000 AD आते आते महाभारत के different वर्जन्स सब तरफ बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल द तमिल भारत वेनपा, जो कि 9th सेंचुरी में लिखा गया था। 1025 में नन्नाया जी ने आंध्र महाभारतम लिखा था। 15th सेंचुरी में ओडिया पोएट सारला दास ने ओडिया महाभारत कंपोज किया था एंड 1604 में काशीराम दास जी ने बांग्ला महाभारत कंपोज किया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, महाभारत कोई एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं था। जैसे जैसे इंडिया बदली, चेंज हुई, आगे बढ़ी, वैसे वैसे महाभारत भी एक्सपैंड होता गया। सो to recap, the very core of Mahabharata, which is the war, might have related to a real event something around the 1500 BC, जब कुरु क्लैन के दो ब्रांचेस में काफी कलेश हो गया था। Some people also think this might be related to the दशराज्य युद्ध of the ऋग्वेद, जहां कुरु क्लैन के ancestor भरत खुद प्रोटैगनिस्ट थे। Over time, the story was expanded to include many subplots, many philosophies, many characters, and more geographies. With all that context, let's come back to our map now. 2000s में जब मैं महाभारत स्किप करके रामायण देख रहा था टीवी पर, तब रिसर्चर जिजत जी ने महाभारत में मेंशन सारे लोकेशंस को मैप पे प्लॉट किया था। नोटिस कीजिए कि इस मैप में हम प्राचीन महाजनपदों के नाम के सहित आज के कश्मीर, कर्नाटक, उत्कल, तेलंगा जैसे बहुत सारे लोकेशंस देखते हैं। आई डिसाइडेड टू यूज दिस मैप, बट एक सिंपल सा दिक्कत था कि इस मैप पे बस लेबल्स दिए गए थे और बाउंड्रीज नहीं थे। एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट IIP मैप्स, द इजीएस्ट टूल टू विजुअलाइज डेटा ऑन मैप, डेटा विजुअलाइज करने के लिए यू नीड रीजनल बाउंड्री। So I decided to use something called the Voronoi tessellation algorithm, जो कि साउंड बहुत कॉम्प्लेक्स करता है बट इज प्रीटी सिंपल। इसे आप एक सेट ऑफ डॉट्स को एक सेक्सी हनीकॉम्ब शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने ये अप्लाई किया एंड आई गॉट दिस हनीकॉम्ब शेप पैटर्न। हर पॉइंट के अराउंड एक पॉलीगॉन जैसा बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली उस प्लेस का रीजन बाउंड्री मान सकते हैं। इज इट 100% एक्यूरेट? डेफिनेटली नॉट, बट डज इट लुक कूल? यप। रियल लाइफ में ये बॉर्डर्स फॉलो किए होंगे नेचुरल बाउंड्रीज को, लाइक रिवर्स या फॉरेस्ट्स। Enough context setting, let's now dive deep into a map. Start करते हैं with ground zero, कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र हरियाणा का बस एक छोटा सा टाउन है, बट बैक देन इट वाज द होम ग्राउंड ऑफ द कुरुज। महाभारत में कौरव और पांडव कजिन्स थे, यानी कि उनके फादर्स वेर ब्रदर्स। धृतराष्ट्र वाज द एल्डर ब्रदर, बट ही वाज ब्लाइंड, तो वो ट्रेडिशनली रूल नहीं कर सकते थे। सो हिज यंगर ब्रदर पांडु बिकेम द किंग, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ही सालों में चल बसे। सो पांडु के बाद राजा बनेगा कौन? कौरवों के पक्ष से दुर्योधन बोलता है, मैं बड़े भाई का बड़ा बेटा हूं, तो टेक्निकली गद्दी मेरी हुई। जबकि पांडवों से युधिष्ठिर वुड हैव सेड, मेरे पिता रूल करते थे एंड आई एम ओल्डर देन यू दुर्योधन। सो ये छोटा सा डिस्प्यूट कॉज द एंटायर किंगडम टू फ्रैक्चर। जो वेस्टर्न पार्ट था, वो आज का हरियाणा, वो पांडवों को साइड करता था। इस रीजन का कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, यानी कि आज का दिल्ली। ईस्टर्न कुरुक्षेत्र स्टेड विद द कौरव्स एंड देयर कैपिटल वाज हस्तिनापुर, व्हिच इज स्टिल अ टाउन टुडे क्लोज टू मेरठ। इस कुरु समाज के कलेश के चलते पूरे भारत को एक साइड पिक करना पड़ा। अब हम जोन बाय जोन जाएंगे और रिव्यू करेंगे कि किसने किया किसको सपोर्ट, किसको मिला किसको वोट। सो लिसन अप बॉयज एंड गर्ल्स, IIP इज द गोट। कुरुक्षेत्र के बाजू में है किंगडम ऑफ पांचाल, जो मैप में है सॉलिड ग्रीन, मतलब टीम पांडव। मेक सेंस राइट? द्रौपदी जी यहाँ से थी एंड उनके पिताश्री राजा द्रुपद यहाँ के रूलर थे। दैट एक्सप्लेन्स हाउ शी गॉट बोथ द नेम्स द्रौपदी एंड पांचाली। द्रुपद राजा काइंडा हैड टू सपोर्ट द पांडव्स डी फैक्टो। आई मीन, हाउ कुड यू नॉट सपोर्ट योर दामाद्स? इमेजिन द डिनर टेबल कन्वर्सेशंस। कुरुक्षेत्र के साउथ में था एक और किंगडम कॉल्ड मत्स्य। मत्स्य ही वो किंगडम था जहाँ पे पांडवों को अपना अज्ञातवास, यानी उनके वनवास का द फाइनल ईयर स्पेंड करना पड़ा था। This, by the way, was the punishment for losing that dice game. So all the Pandavas took up different identities and took up different professions. Bhim became a cook and started working the kitchen. Arjuna became a transgender and started teaching dance. सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर, did you know what did he do? He became an advisor to the king, not on matters of dharma, but on playing dice. Not the smartest move. So it's understandable that the kingdom of Matsya was sympathetic to the Pandavas. But अब रुक करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ।
and it's all Orange Pradesh, मतलब टीम कौरव। गांधार जो कि आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, यहाँ से गांधारी आई थी। She was the loyal wife of Dhritarashtra who decided to cover her eyes all her life just to support her blind husband. How cute. गांधारी के चतुर चालाक भाई थे शकुनी, who also belonged to Gandhar. So for obvious family loyalty reasons, Gandhar was hardcore Kaurav team. But not just Gandhar, look at this entire region. हर foreign kingdom यहाँ पे हमें orange दिखती है. The Yavanas meaning the Greeks, the Shakas meaning the Scythians, the Pallavas meaning the Persians, the Balika meaning the Bactrians और Tusharas meaning the Tocharians. ये सब कौरव के साथ थे. Also the Kambodjas who might have been the ancestors of the Cambodians. क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है? ये भी कौरवों को सपोर्ट करते थे. So what does this mean? This suggests कि कौरव probably were the dominant power. उनका पर्शिया और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और मिलिट्री कनेक्शंस रहे होंगे एंड ट्रेड के अलावा कल्चरली और रिलीजियसली भी कौरव इन लोगों को अपना हमसाया मानते होंगे. Because remember, just until few thousand years ago, we know कि इंडिया और ईरान के कॉमन गॉड्स हुआ करते थे. गॉड्स लाइक यम, वायु, मित्र, अश्विन, इंद्र, ऐसे कई सारे वैदिक गॉड्स को दोनों रीजन्स में पूजा जाता था. So you can see the Kauravs as representing this old ancient Indo-Iranian भाईचारा. Now let's take a look at the east. अंगिका भाषा जो आज के बिहार में बोली जाती है, इसका नाम पड़ा था फ्रॉम द रीजन अंग, जो कि तब एक किंगडम थी और ये भी कौरवों को ही सपोर्ट करती थी. अंग के रूल थे कर्ण, जो कि शायद महाभारत के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. कर्ण वाज द सन ऑफ कुंती एंड सूर्यदेव. कुंती वाज द मदर ऑफ द फर्स्ट 3 पांडव, सो टेक्निकली कर्ण वाज अ पांडव. बट कुंती जी हैड कर्ण व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, सो दिस वुड बी समाज में नॉट स्वीकारित. So Kunti ji had to abandon Karna. This gave the poor kid trauma, abandonment issues, and पूरे समाज से उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला except from दुर्योधन, जिसने कर्ण का टैलेंट देखा एंड उसे उसका रेस्पेक्ट दिया. एंड तब से कर्ण was like, मैं कौरवों के लिए जी जान लगा दूंगा. It was thanks to Karna he led this दिग्विजय कैंपेन जिससे वंगा, पुंड्रा, कलिंगा, उत्कल, ओड्रा, even the fear of प्रागज्योतिषा, आंध्र, तेलंगा, ये सब कौरवों के अंडर आ गए. Kauravas were clearly the dominant bloc here. But boys and girls, cover your mouth, it's time for the south. जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं, इट्स ग्रीन सीजन बेबी. पांड्या किंगडम ग्रीन, चोला लैंड्स ग्रीन, चेरा किंगडम्स ग्रीन. पूरी साउथ इंडिया सपोर्टेड द पांडव्स. नाउ पॉज एंड थिंक अबाउट दिस. दीस सदर्न किंगडम्स वेर 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन बैटल, राइट? इनका कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं था वॉर में. ये तो मतलब गंगा किनारे हो रहा था, सो इनका क्या लेना देना. नाउ बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स किंगडम्स, द वंस जिन्होंने दोनों को सपोर्ट किया था. Looking at you, गुजरात. गुजरात तब भी आज की तरह धंधो माइंडसेट में was hedging both sides. तब गुजरात में था किंगडम द्वारका, जो कि कृष्णा जी का किंगडम था. As you know, कृष्णा जी personally served as अर्जुन का charioteer, but उन्होंने अपना very famous नारायणी सेना, उनका famous army, वो दुर्योधन को दे दिया था. So गुजरात technically was on both sides. Similarly, मगध या साउथ बिहार also played for both sides because जरासंध के जो 2 बेटे थे, उन्होंने 2 opposite sides को सपोर्ट किया था. कुछ किंगडम्स जो बाकी सबसे आइसोलेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल इन द उत्तर कुरुस, जो कि आज के किर्गिस्तान या तजिकिस्तान रीजन से हैं, और इवन इन द हिली रीजन्स लाइक नेपाल या कश्मीर या डीप फॉरेस्ट्स इन गुर्जर या कौशल, इन लोगों ने किसी का साइड नहीं लिया. नाउ लेट्स कम टू अ सदर्न ट्रबल. पांडव क्यों? इंद्रप्रस्थ की स्थापना करने के बाद युधिष्ठिर प्लान्स ऑन डूइंग द राजसूय यज्ञ एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द सम्राट ऑफ भारतवर्ष. दिस इज एज बिग अ डील एज गेटिंग द आयरन थ्रोन इन गेम ऑफ थ्रोन्स. बट वो बस एक यज्ञ पार्टी थ्रो करके सबको अपडेट नहीं भेज सकते. देयर इज अ प्रोसेस टू इट. 4 पांडवों को दिग्विजय कैंपेन्स लीड करने होते हैं इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस. अर्जुन गोज टू द नॉर्थ, भीम टू द ईस्ट, नकुल टू द वेस्ट एंड सहदेव गोज टू द साउथ. इसी सदर्न एक्सपीडिशन में सहदेव इज सेड टू हैव वन ओवर द चोलास एंड द पांड्यास. दिस इज द मैथोलॉजिकल आंसर. बट रियलिस्टिकली अगर आप गूगल करोगे कि चोला और पांड्यास ओरिजिनेट कब हुए थे, यू विल गेट द आंसर एज 250 BC एंड 400 BC, जो कि रिमेंबर वॉज द भक्ति काल, जिसमें महाभारत में फिलोसफी ऐड हो रहा था. तमिल कॉम्पोजिशंस के जरिए, कथकली गानों के जरिए, कन्नड़ लोकगीतों के जरिए महाभारत की कहानियां दक्षिण भारत पहुंचती हैं. तब टू मेक महाभारत मोर इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल क्लाइमेट, चोलास, पांड्यास एंड मे बी इवन हुन्स एंड शाकास जैसे किंगडम्स को स्टोरी का एक पार्ट बनाया गया होगा, इवन दो उनका रियल वॉर से शायद कोई रिश्ता ना हो. जब तक स्टोरी साउथ तक पहुंची, तब तक ये क्लियर हो गया था कि द पांडवास वर द गुड गाइज एंड
Kauravas were the bad guys. So शायद इसीलिए all the kingdoms in South India de facto sided with the good guys. But फिर एक क्वेश्चन आता है कि पांडव गुड गाइज कैसे बन गए? जैसा कि हमने देखा था, कौरव एक वेल एस्टैब्लिश्ड वैदिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, द ओल्ड ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड, पांडव्स रिप्रेजेंटेड द अंडरडॉग्स, जिन्हें बड़े बड़े किंगडम्स का सपोर्ट नहीं था, बट छोटे छोटे जंगल ट्राइब्स का समर्थन मिला था। ट्राइब्स जो कि वैदिक ऑर्डर में कभी इंक्लूडेड नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द ट्राइबल किंगडम ऑफ निषाद, जिन्होंने पांडवों को कौरवों के असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचाया था। वेल, यू नो द लाख का घर, राइट? द प्लान टू बर्न द पांडवास इन अ हाउस। पांडवों के तौर तरीके लेकिन काफी एंटी वैदिक भी थे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस, पॉलीएंड्री। ये कॉन्सेप्ट वेदों में बिल्कुल अप्रूव नहीं है, और ना कि ये वेदों में अलाउड है कि वैदिक प्रिंसेस वुड मैरी प्रिंसेस आउटसाइड ऑफ देयर कास्ट। सो अर्जुन मैरिंग द नाग कन्या उलुपी और भीम मैरिंग द राक्षसी हिडिंबा, दीज आर ऑल अनवैदिक प्रैक्टिसेस। हम पांडवों ने तो कभी भी नागवंशियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, और मैं तो नागवंशियों से मित्रता करने के लिए ही यहाँ भेजा गया हूँ। और एक ही संदेश लाया हूँ कि एक ही धरती पर विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदैव के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से युद्ध कर जीवित नहीं रह सकते। So broadly it seems that Kauravas were popular in the lands जहाँ पे वैदिक कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि पांडव उन एरियाज में स्ट्रॉन्ग हुए थे जो वैदिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर थी। Which makes you think कि शायद महाभारत फिजिकली हुआ हो या ना हो, ये कल्चरली जरूर हुआ होगा। ये एक अब्स्ट्रैक्ट वॉर था बिटवीन टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, एक एलिटिस्ट एंशिएंट इंडो इरानियन वैदिक कल्चर सिंबलाइज्ड बाय लॉर्ड इंद्र, और एक ट्राइबल लोकल इंडियन नॉन वैदिक कल्चर व्हिच कुड बी सिंबलाइज्ड बाय श्री कृष्ण, जहाँ इंद्र को एक सिग्मा एंड्रू टेड वाइब्स वाला एक मैचो गॉड जैसा दर्शाया गया है, अपने हाथी पर विराजित होकर अपने से कमजोर शत्रुओं को खत्म कर देने वाला। कृष्णा रिप्रेजेंट करते हैं लव और यूनिटी को, एक फिलॉसफी कि हर जीव परमात्मा का एक अंश होता है। ये क्लियर हो जाता है इफ यू थिंक अबाउट द सीन जब श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने छोटे उंगली से उठाकर सारे गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचा लेता है। दिस आई थिंक इज सिंबॉलिक। ये एक क्लियर एक्सप्रेशन है कि इंद्र का टाइम अब खत्म हो गया एंड कृष्णा का टाइम अभी शुरू हो गया। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। महाभारत वॉर सिंबलाइजेस द कल्चरल माइलस्टोन, जब एक ओल्ड रिजिड इंडो यूरोपियन कल्चर इंडिया में आकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इंक्लूसिव ऑथेंटिकली इंडियन सनातन धर्म में। इट रिप्रेजेंट्स द माइलस्टोन जब द ओल्ड गॉड्स गॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू गॉड्स, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द मोमेंट जब भारत पर्शिया और सेंट्रल एशिया की ओर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने लगती है, पूरे इंडिया को अपना मानने लगती है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द मोरल ऑफ स्टोरी, हमें कक्ष में प्रस्तुत हस्ती का अध्ययन करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए द एलिफेंट इन द रूम को। क्यों हमारे खुद के इतिहास के बारे में जानना इतना कॉम्प्लिकेटेड है? लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑन वन हैंड हमें मॉडर्न हिस्टोरियन से एक डर लगता है, एक अनईजी फीलिंग कि उनका सिर्फ और सिर्फ इकलौता गोल है कि इंडियन कल्चर को कैसे वो डिमिनिश कर सकते हैं, हमारी कहानियों में कैसे वो छेद ढूंढ सकते हैं, और हम वो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कल्चर ग्रेट नहीं है। ये डर हमें उनसे अंडरस्टैंडेबली दूर भगाती है। बट ऑन द अदर साइड हमें काफी ग्रैंड स्टोरीज बोले जाते हैं जो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड तो इंस्टिल करते हैं, भारत की छवि को बहुत ब्राइटन अप करते हैं द वर्ल्ड स्टेज। बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमें पता होता है दिस इज सम काइंड ऑफ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, सो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फेथ टू बिलीव दिस। सो हमें एक फॉल्स चॉइस लेना पड़ता है, एक्सेप्ट अ हिस्ट्री जो कि दुनिया में एक्सेप्टेड तो है बट हमें छोटा फील करवाता है, या एक्सेप्ट अ माइथोलॉजी जो हमें बहुत अच्छा तो फील करवाता है बट दुनिया में और कोई बिलीव नहीं करता, व्हिच मेक्स अस फील वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी वल्नरेबल। इस पूरे वीडियो में मैं आपका कोई सोच बदलना नहीं चाहता, मैं आपको बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्टोरीज और रिसर्च से फेमिलियराइज करना चाहता हूँ ताकि आप अपने मुताबिक अपना व्यू पॉइंट खुद गढ़ सके। बट हाँ, इफ यू आस्क मी फॉर माई ओन एनालिसिस, लेट मी एक्सप्लेन। आफ्टर ऑल द स्टडी मेरा ये एनालिसिस है कि महाभारत 100% लिटरल हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत में जो कुछ है वो झूठ है। दे आर सिंबल्स, एंड सिंबल्स आर नॉट जस्ट नॉट लाइज, दे आर फार मोर यूजफुल देन ट्रूथ इटसेल्फ। They hint at some things more valuable than historical accuracy. Mahabharat somewhat is like India's collective fever dream, एक क्रॉस जनरेशनल चाइनीज विस्पर गेम जिसके जरिए भारत के तमाम कल्चर्स अक्रॉस तमाम टाइम पीरियड्स एक दूसरे के साथ एक नेट में बंधे हैं। मेरे अनुसार पांडवों की रियल विक्ट्री कुरुक्षेत्र के भूमि पर नहीं हुई थी, उनकी रियल विक्ट्री हुई थी भारत की कहानी में एक नया मोड़ लाने में, भारत के इंद्र भाव को कृष्ण भाव में परिवर्तित करने में। चाहे आप ये बिलीव करो कि महाभारत का हर शब्द एकदम
करेक्ट है, या आप ये बिलीव करो कि महाभारत इज नथिंग बट पोएटिक फिक्शन, आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते कि महाभारत हैज हेल्प्ड सेट अप वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब अलग अलग दिखते हैं, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, बट स्टिल एक ऐसा धागा है जो हमें एक साथ जोड़ता है। शायद ये जादू ना इस देश की मिट्टी में ही है, जिसने एक माँ की तरह यहाँ आए हर कल्चर को अपना माना, ना केवल बस उन्हें जीने दिया बट इंस्पायर किया खुद की कहानी लिखने के लिए। और बस किसी एक स्टोरी को सपोर्ट करने के बजाय इस देश के हर स्टोरी को जिंदा रखा, एक दूसरे के साथ बांधा, जोड़ा, गूंथा, मिलाया, समाया और एक ऐसे बेतहाशा खूबसूरत सिविलाइजेशन को बनाया जिसका महाभारत आज एक स्वर्णिम प्रतीक है। दोस्तों, मैं हूँ आशीष और यह था मेरा स्टोरी ऑफ डाइविंग डीप इनटू द महाभारत। वीडियो के सारे रिसर्च नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे एंड इफ यूड लाइक टू फ्लेक्स योर न्यू फाउंड महाभारत नॉलेज, you can order a framed Mahabharata map with the link below. I'll see you in the next video. Bye bye. So आजकल जैसे हम लोग महाभारत भी देख रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर और उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी आ रही हैं हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि अब जब हम महाभारत देख रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, तो एक पर्सपेक्टिव जो आपका है वो उसमें बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वेरिएशन आपको देखने को मिलती हैं। I mean, कुछ भी फिक्स नहीं रहता। क्या हम उस चीज़ से लर्न करना चाहते हैं वो चीज़ मैटर करती है। और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं, ऑब्वियसली हर इंसान का ओपिनियन एक डिफरेंट रहेगा, बट हम उस चीज़ से किस तरीके से क्या अपने सर्कमस्टांसिस को लेकर चीज़ें समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि महाभारत एक्चुअली में हुआ नहीं हुआ, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो थे या नहीं थे, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि आई थिंक उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बट अगर हम लोग डिफरेंट सिविलाइजेशन की बात करें तो टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी नज़र आई हैं जहाँ पर आपको उनके आप कह लो कि कुछ ना कुछ एविडेंस या उनकी छाप और कह लो कि वो थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका उस टाइम पर क्या इन्फ्लुएंस था, ये टाइम टू टाइम आपको जो है आर्कियोलॉजिकली मतलब नज़र आती रही हैं। सो महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने महाभारत की जितनी भी वीडियोस देखी हैं और जैसे हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि महाभारत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर साइड से कवर करना एक ही जगह पर, मतलब एक ही डेली सोप में बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हर कैरेक्टर इतना डिटेल में है कि मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए आपको खुद की एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार देखें, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हुई होती हैं तो वो एक लंबे अरसे बाद आपके सामने स्टोरीज में जो है वो आती हैं। मेरा पर्सनली जो है यहाँ पर जो है वो ये मानना है कि अगर आप तक कोई स्टोरी पहुँच रही है ना तो कुछ ना कुछ जो है वो इतिहास में होता है। बाकी मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि भाई आप अगर किसी की लाइफ की बायोपिक भी लिखते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप मिस कर जाते हैं, आप जो है वो नहीं प्रेजेंट जो है वो कर पाते, क्योंकि पॉसिबल बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो नहीं होता। अभी जैसे मैप एक जो हमारे सामने आया था जिसमें जो है भाई एक डिवीजन दिखाया गया था, कौन किसके साथ है, कौन न्यूट्रल है, कौन जो है वो दोनों साइडों पे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो दिखाई गई थी। तो काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई आप जो है ना हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके जो है एक पूरी सीरीज़ में दिखा पाए। चले आज का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है जी। हैरान कौन वीडियो है जी, एक भाई साहब ने हमें लिंक सेंड किया कि इस वीडियो को देखें, तो बड़ी हैरान कौन वीडियो है जी। और मैं पहले भी एक बार रिएक्शन देते हुए मैंने कहा था कि वाकई अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, हिंद जो है, या कह सकते हैं कि जो पुराने दौर का कह लो कि हिंदुस्तान भारत है, अगर देखा जाए तो उसके साथ हर दौर हर लम्हे में ज्यादती कहा जाए तो होती रही है। और बहुत सारे कह लो कि क्रांतिकारी जो है इसकी वजह से उन्होंने जाने भी दी। पर देख लें कि ये है कि बड़े बड़े लोग जालिम आए और उन्होंने किस किस तरीके से इस हिस्से को बांटा, तो ये देखकर काफी कह लो कि दुख भी होता है। आज हमारी जो पाकिस्तान में स्थिति है ना, हम उस वजह से ये बात करते हैं कि आज अगर पाकिस्तान में देखें तो इंसाफ नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में जाएं, किधर मर्जी हम चले जाएं, हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम तो पाकिस्तान में इतने डर के रहते हैं कि हम सोचते हैं कि कांड ना कोई हो जाए, हमारे साथ कोई छोटा मोटा मसला ना हो जाए, केसों में ना चले जाएं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है पाकिस्तान में। और इंसाफ नाम की चीज नहीं है। और इंडिया में इंसाफ जो है वो काफी हद तक हमसे बेहतर है।
पेट्रोल देखो तो हमसे उसका रेट कितना बेहतर है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी पैसे की वैल्यू अगर देखा जाए 100 के लगभग है, हमारा 300 के लगभग जाके डॉलर के रेट के हिसाब से बनता है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को अगर हम आज देखें तो हम जो है बहुत पीछे हैं, बहुत जो है पिछड़े हुए हैं। तरक्की के मैदान में भी इंडिया से काफी पीछे हैं। और उसके बाद दुनिया में हमारे पासपोर्ट की जो इज्जत नहीं है वो भी अगर देखा जाए तो इंडियन, आज हम इंडियन होते, ये हिस्सा इंडिया के साथ होता और हम इंडिया के साथ होते तो आज हमारी भी दुनिया में कदर कीमत होती, वैल्यू होती। तो ये चीजें हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि इस हिस्से के साथ गाहे बेगाहे जो है ज्यादती होती रही। लेकिन और इसमें एक बात मतलब कि ये क्लियरली समझ में आई कि वो जो है जब ये बात की श्री राम जी के दो पुत्रों की, लव और कुश के अच्छा उनके बारे में बात करें, वो मतलब कि उन्होंने बात की, उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो मतलब कि जो दो बेटे थे, हमें तो मतलब कि ये भी कहा गया है कि जो लाहौर लव के नाम से है और कुश कसूर जो है कुश के नाम से। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये। हाँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हें नहीं पता? नहीं। करो बात, इसको भी नहीं पता, पाकिस्तान में रहती है। और पता है सबसे पाकिस्तान सबसे में बड़ी बात है, लाहौर का एक रेलवे स्टेशन है कोट राधा कृष्ण के नाम से। राधा कृष्ण, हाँ, ये और कोई भी आज तक उसका नाम बदल नहीं पाया। मतलब कि लाखों लोग आए, उसका नाम बदलने की कोशिश की काफी बार, लेकिन आज तक उसको कोट राधा कृष्ण ही लोग कहते हैं। अच्छा, ये वो नाम चेंज किए ही नहीं गया अच्छा, ये आपको लोगों पता से। है जो मुल्तान है, हाँ, जो हमारी मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण जी ने जो रास रचाई थी वो मुल्तान में रचाई थी। मैंने ऐसे सुना है। कौन सी? कौन सी क्या मतलब? रास जो रचाई थी वो तो वृंदावन में रचाई थी। मैंने ऐसे सुना हुआ है किसी रास नहीं रचाई थी, मुल्तान वो कदीमी शहर होली है। खेली थी। होली नहीं खेली थी, होली वहीं से शुरू हुई थी। कैसे? क्योंकि मुल्तान वो शहर है जहां हिरण्यकशिपु का राजमहल था। वो तो था, मैंने जिस जगह किसी से सुना हुआ है। क्या नाम है, प्रहलाद जी पैदा हुए, प्रहलाद जी को जिस जगह होली जी जो है अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई थी, वो मैंने तो ऐसे मुल्तान सुना में। हुआ है आर्यवर्त की बताया गया था ना, तो आपको वहाँ पे और भी देश नज़र आते हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड तिब्बत, सिंगापुर एंड काफ़ी कुछ और भी आते हैं, एंड कजाकिस्तान, तरगाजिस्तान, ये सब भी आते हैं। एंड अब थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्प्यूट हो गया कि ये चीज़ महाभारत से पहले हुई ये बात नहीं है, तो क्लैरिटी तो मिलती है कि महाभारत का अगर ये मैप सही है तो ऑब्वियस बात है वो जम्मू द्वीप वाली लाइन है, ये पहले शूट करती थी। एंड ये आपको राम के वक्त में नज़र आती है, जब सीता जी को धनुष तोड़ के जब वो विहाते हैं उस समय वहाँ पे आर्यवर्त के बारे में चर्चा की जाती है, आर्यवर्त के तो उसे एक संदर्भ रखा जाता है। तो ये क्लैरिटी मिलती है कि उससे पहले का हो सकता है। अब इसमें स्टोरी ये आती है कि लोग बोलते हैं क्या ये पॉसिबल है कि भरत जो राम जी के भाई थे उनके नाम पे पड़ा है भारत एंड भारत खंड एंड भारतवर्ष, या फिर जो भारत है ये महाभारत के टाइम पर पड़ा है। तो एक्चुअल में इसके भी अलग स्टोरी है, बट एक जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग है वो यहाँ पे ये है कि जो प्रियव्रत थे एक राजा, उनका कोई पुत्र नहीं था एंड उनकी जो पुत्री थी उनके बेटों को उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम उनको बनाएंगे हमारे राज्य का मेन जो लीडर बनाएंगे। और उनके 10 पुत्र थे, उसकी पुत्री के 10 पुत्र थे, उनमें से 7 पुत्रों को पूरे विश्व का अलग अलग 7 जो द्वीप है, आइलैंड है, तो उनको सभी को वहाँ का राजा बना दिया गया। जो 7 हमारे जो ओशियन, ये थी वो बात जो मैंने शुरू में की थी वीडियो के कि एक रफ सा खुश्क सा एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब हम उसे देखना शुरू करेंगे तो हम रुक ही नहीं पाएंगे उसके वीडियो के एंड तक। मैंने सोचा था कि ये 20-25 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की, तो हम इसको आधा आधा करके देख लेंगे ताकि हम लोग बोर भी ना हो और हमारी मुनासिब साइज की वीडियो बन जाए। लेकिन जब देखना शुरू किया मुझसे तो नहीं रुका गया, और होपफुली आपने भी देखा होगा और आप एंड तक पहुंचे होंगे मेरे साथ। और महाभारत वहां पे घर घर में देखी गई सुनी गई कहानी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इस पे क्या कमेंट करूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ।
मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जिस तरह से वीडियो को प्रेजेंट किया गया, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। लेकिन एंड पे इसमें एक फिक्रा बोला गया कि मैं इस वीडियो के जरिए आपकी सोच बदलना नहीं चाहता हूँ। तो मैं भी इसी चीज को कहूंगा कि सोच बदलना मकसद नहीं है, बट हम ये देख रहे थे कि वो एंगल, जो डिफरेंट एंगल है, वो कौन सा है जिसमें जो इंटरेस्टिंग बना इस वीडियो को देखने के लिए ना। एक तो वो चीज है, दूसरी ये है कि अगेन एक और जो बात में एंड पे बात कही गई कि समटाइम स्टोरी अगर सच हो या ना हो, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज अक्सर उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, वो सच्ची सारी की सारी नहीं होती। लेकिन आपस में से निकालते क्या हो, वो सिंबल्स निकालते हो, वो जो चीजें हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, या उन सिंबल्स पे या स्टोरी के ऊपर बेस करके अगर इतने कलरफुल कल्चर्स मिल रहे हैं, एक नई तहजीब बन रही है, नई सिविलाइजेशन सामने आ रही है, तो वो अगेन इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आज की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो मुख्तलिफ कलर्स आपको नजर आते हैं, जिसके ऊपर आप प्राउड करते हैं, अगर उसका बेस ये बनी है, महाभारत या इस तरह की स्टोरीज बनी है, fighting, slapping, put. Or as a person, every time I see his videos, I don't see it as a Muslim or as a Hindu, as a Christian. I see it as an Indian, and as an Indian, every time I see his videos, it's very hard hitting. बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग होता है ये समझना बहुत मुश्किल है। मैंने आई थिंक ये बुक मैंने लास्ट टाइम भी देखी थी, मैं इसको ऑर्डर करूँगा। आई गेस अगर अमेज़ॉन पे है ये इंडिया, दैट इज़ भारत, आई विल डेफिनेटली गो एंड ऑर्डर दिस बुक एंड रीड इट, क्योंकि मैं आईपैड में ही पढ़ सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बुक में लेके पढ़ना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बुक में ना एक आदत है, इट्स लाइक नेचुरली यू रीड मोर बेटर व्हेन यू हैव इट इन द बुक फॉर्म, नॉट इन द आईपैड। तो मैं इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करूँगा और पढ़ूंगा। वैसे मुझे बुक पढ़ने की आदत तो है नहीं, मैं बोर हो जाता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली बाय दिस बुक एंड रीड। Again, J. Sai Deepak has been amazing. Whatever he was talking about, it was the history of our Bharat, of our Hind, and we need to read. Beside whether you are Hindu, whether you are Muslim, Christian, it does not matter. At the end, we were all Sanatani. At the end, we were all the child of a Hindu and the child of India, and that's what we were in the beginning. Then again, the invasion happened, they converted a lot of people who became Muslims, some became Christian, some became Buddhist, and that's how it has been. But if we go all the way back, before the invasion, we were all one. We were all one. We all are one. तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो जो इन्होंने मतलब कि इसमें बताया है, तो वैसे भारतवर्ष यानी जिसे पौराणिक कथाओं में भारतवर्ष कहा जाता था, वो काफी बड़ा एक मतलब विशाल भूखंड था, यानी भूभाग था, जो कंधार जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से असम तक और हिमालय के लिए दक्षिण में श्रीलंका तक, मतलब इसको मानते हैं कि फैला हुआ था। जो उस टाइम के जैसे राज्य थे, जैसे कुरु, पांचाल, कंधार, मत्स्य और मगध जैसे जो प्रमुख राज्य थे, जैसे आज हमारे यहाँ है स्टेट है, तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे, जिसमें मतलब दो मेन थे, एक कुरुक्षेत्र, एक हस्तिनापुर, ठीक है, जो कि महाभारत के दौर में सबसे ज्यादा इन्हीं के वो थे, जो मुख्य मतलब लोग इनको मानते थे। बाकी अगर इसमें जैसे जो मुख्य राज्य में जो इनकी राजधानी, जैसे हस्तिनापुर जो कि कौरवों की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी, कंधार शकुनी का जो है राज्य था, मगध जो है जरासंध का था, मत्स्य जो है विराट राजा का था, और द्वारका श्री कृष्ण का राज्य था। तो ये इसमें मतलब कि जैसे कहते हैं मेन पार्ट थे, मेन एरिया थे, जिसमें जो है महाभारत का कहीं ना कहीं जो है बहुत सारा लिंक जुड़ा हुआ था, और मेन कैरेक्टर यहीं से थे जो ये राज्य थे। तो जो इन्होंने बताया, तो ये मैप जो इन्होंने बताया, मुझे मतलब कि मैं रियलिटी बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी तरह यानी 100% समझ में नहीं आया। लेकिन अगर उस टाइम का जो जिनको हिस्ट्री मालूम होगी, जिनको बहुत सारा होगा, तो उनको पता ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को समझ आया नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये किसी भाई की रिक्वेस्ट काफ़ी दिन पहले आई थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो इस पर मुझे रिएक्शन मिल नहीं रहा था, तो अब कुछ रिएक्शन मिले हैं, तो वो आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और महाभारत काल में जो हमारे भारत का नक्शा था, जो हमारे भारत में स्टेट थे, राज्य थे, और किस तरह जो है वहाँ पे
अलग अलग रिलीजन जो है पैदा हुए कैसे थे, तो वो सब इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.